हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। घर पे एक आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होने वाले हैं 21 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो प्लीज़ उसके लिए प्रिपरेशन करो और जो भी आप लोगों को वीडियोस दिए हैं वो वीडियोस को अच्छे से देखो, अपने नोट्स जो हैं खुद बनाइए और जो भी मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, जो भी दिए हैं पीछे, वो सब असाइनमेंट टाइमली सबमिट करो, क्योंकि उन असाइनमेंट के बेसिस पे ही आपको जो इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं 30 मार्क्स, वो उसी के बेसिस पे भेजे जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। यूनिट 3 का हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनके बारे में बात कर रहे थे। तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो लास्ट हमने जो हम बात कर रहे थे वो हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसी होती है, वो बात कर ली थी। बीच में इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, तो वो लेक्चर वहीं पे आपका एंड हो गया था। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय जब चक्रवात आते हैं तो उससे संबंधित आपके आबो हवा की स्थिति किस प्रकार की होती है। जनरली जब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह पे जब आते हैं, तो उससे संबंधित अगर हम बात करें तो सडनली क्या होता है, एयर टेम्परेचर और जो आपकी विंड वेलोसिटी है वो सडनली बढ़ जाती है। अचानक जो है हवा का तापमान और साथ ही साथ वायु का जो वेग है उसके अंदर वृद्धि होती है। और जबकि हम दबाण की बात करें, एयर प्रेशर की बात करें, तो एयर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, यानी कि जो दबाण होता है वो उस टाइम पे घटता है। और उस टाइम पे जो बादल हमें देखने के लिए मिलते हैं वो है आपके सीरस और एल्टोस्ट्रेटस जो क्लाउड्स हैं वो हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और इस टाइम पे हम ओशन के अंदर अगर हम देखें तो हाई वेव्स, ऊंची जो मौजा हैं वो बन जाती हैं। और जो आपके ढग वादल और ढग वर्षा वादल है वो हेवी रेनफॉल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश करते हैं। जनरली ये जो रेनफॉल है ये एसोसिएटेड होता है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग से। बिजली ना चमकारा अने गाजवीर जो है ये भी इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑन एन एवरेज एक हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो 100 से 250 मिलीमीटर तक बारिश हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बीच में कोई रिलीफ का ऑब्स्टेकल आ गया, यानी कि बीच में कोई पहाड़ वगैरह आ गए, उसका अवरोधक अगर आ जाए, तो 750 से 1000 मिलीमीटर तक की बारिश हो जाती है। और उस टाइम पे अगर हम विजिबिलिटी देखें तो पूरे आसमान में थिक क्लाउड कवर आने की वजह से, बादल आने की वजह से विजिबिलिटी यानी कि जो पारदर्शिता है वो उस टाइम पे काफी कम हो जाती है। और ऐसा जो डिस्ट्रक्टिव नेचर, ऐसा जो विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति हम देखें तो हमें कुछ घंटों तक देखने के लिए मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब आता है तो उसके बीच का जो आई वाला जो सिचुएशन होता है, चक्रवात की जो आंख जो होती है उसका जो कि कहाँ होती है चक्रवात की आंख, चक्रवात के एकदम मध्य के अंदर, केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसकी अगर हम बात करें वहां पे कैसी आबो हवा की स्थिति होती है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, तो काम ब्रीज होता है, क्लियर स्काई होता है, रेनलेस फाइन और सेटल्ड वेदर देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो आबोहवा की स्थिति है वो एकदम स्थायी वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें हवा बहुत ही कम चल रही होती है, बहुत हवा का प्रभाव नहीं होता है। वहाँ पे आकाश भी क्लियर होता है, बादल वगैरह नहीं होते हैं, और साथ ही साथ बारिश भी जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती। और इसके सेंटर के अंदर क्या होगा, एक चक्रवात के या एक साइक्लोन के केंद्र के अंदर सेंटर में क्या होता है, निम्न दबाण की स्थिति होती है, लो प्रेशर कंडीशन जो हमें देखने के लिए मिलती है। जनरली ऐसी जो वेदर कंडीशंस है वो आधे घंटे से ज़्यादा जो है इनका प्रभाव हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमें स्थिति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से जो उत्पन्न होती है वो देखने के लिए नहीं मिलती।
अब हम बात करते हैं इन उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें किस तरीके से, यानी कि इनका वितरण जो है कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो इनका वितरण अगर हम देखें तो जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के जो दोनों गोलार्ध हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध, जो अर्थ की जो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे 5 to 15 डिग्री लैटिट्यूड, 5 से 15 डिग्री अक्षांश नवच्चे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मुख्यतः अगर हम विश्व के अंदर देखें तो 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो प्रभाव है वो देखने के लिए मिलता है। पहला है इसके अंदर आपके वेस्ट इंडीज, ठीक है, पश्चिमी जो द्वीप समूह वाले भाग है, और गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिकोनी आघात है, फिर आपके कैरेबियन सी है, ये पहला क्षेत्र है। दूसरा जो है वो है आपका वेस्टर्न नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन इंक्लूडिंग फिलीपींस आइलैंड, यानी कि जो पश्चिमी उत्तरी पैसिफिक महासागर है, ठीक है, वहाँ पे, और खास करके उसके वहाँ पे जो फिलीपींस महाद्वीप जो महाद्वीप नहीं सॉरी फिलीपींस जो द्वीप समूह मिलते हैं उस क्षेत्र के अंदर, और साथ ही साथ आपका जो चीन का सागर है, चीन सी वाले क्षेत्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जापानीज आइलैंड, जापान जो द्वीप समूह है, वहाँ पे इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो, इसके बारे में डिटेल भी अगर आगे हम डिस्कस करेंगे, वो है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। चौथा है आपका ईस्टर्न पैसिफिक कोस्टल रीजन ऑफ मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, यानी कि पूर्वी जो पैसिफिक महासागर है उसका मेक्सिको और साथ ही साथ मध्य अमेरिका वाला जो भाग है वहाँ पे। पांचवा है साउथ इंडियन ओशन ऑफ मेडागास्कर, जो मेडागास्कर द्वीप है उसके दक्षिण में जो हिंद महासागर है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। छठा क्षेत्र है वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, यानी कि पश्चिमी दक्षिणी पैसिफिक जो महासागर है वहाँ पे खास करके आपके समोआ और फिजी आइलैंड जहाँ पे है, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न और नॉर्थर्न कोस्टल पार्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी यानी उत्तरी दरियाई किनारे वाला भाग, और आपका समोआ और फिजी जो द्वीप है उस क्षेत्र में हमें वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में, यानी कि पश्चिमी दक्षिणी पैसिफिक महासागर जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात करें जहाँ पे मिलते हैं, इसका डिटेल हम देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक रिदमिक नेचर हमें देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट एक साल के अंदर करीब 7 जितने जो चक्रवात हैं यहाँ पे आते हैं, और खास करके सदर्न और साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये हरिकेन के रूप में होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है जो उत्पन्न होते हैं, हम एनुअली देखते हैं कौन से सीजन वाइज, तो अगस्त और सितंबर में अराउंड केप ऑफ वर्ड्रे आइलैंड जो है वहाँ पे सब हमें सितंबर से अगस्त के बीच में देखने के लिए मिलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर जून से अक्टूबर का जो महीना है वहाँ पे हमें नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज जो है, पश्चिमी कहते हैं वेस्ट इंडीज के उत्तरी और पूर्वी जो भाग है वहाँ पे, और साथ ही साथ अटलांटिक के जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये है वो आपका 5 से जो 15 डिग्री लैटिट्यूड वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मुख्यतः प्रभावित है ये आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। ये वाला आप मैप बनाते हैं इसके अंदर तो अच्छा कहते हैं रहेगा, क्योंकि मैप से अगर आप बताते हैं कौन से क्षेत्र के अंदर इनका वितरण है तो ज्यादा इजीली, ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। थर्ड, ये उत्पन्न होते हैं आपका मई से नवंबर के बीच में नॉर्थ कैरेबियन सी में, मई से नवंबर माह में उत्तरी कैरेबियन जो सागर है वहाँ पे, फिर जून से अक्टूबर माह में दक्षिणी कैरेबियन सागर जो है वहाँ पे इनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जून से अक्टूबर के बीच में गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिकोनी जो आघात है वहाँ पे इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। फिर बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर, उत्तरी पैसिफिक महासागर के अंदर। उत्तरी पैसिफिक महासागर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जनरली कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, उसके अलावा हवाई आइलैंड है, यहाँ पे एक साल के अंदर 5 से 6 जितने जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, और खास करके जून से नवंबर के महीने के बीच में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो काफी ज्यादा विनाशकारी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि हरिकेन
के इंटेंसिटी के हमें देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा है आपका साउथ वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी पैसिफिक महासागर जो है यहाँ पे भी कहते हैं इस कहते हैं महासागर के अंदर अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव चीन सागर के अंदर, चाइना सी और आपके फिलीपाइंस जो आइलैंड है, फिलीपाइंस द्वीप जो है उसके दरियाई किनारे वाले भाग में और आपके साउथ जापान, दक्षिणी जापान में मई से दिसंबर के बीच में इनका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। ये कई बार काफी ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, खास करके आपके जो चाइना कोस्ट के जो ईस्टर्ली पार्ट है वहां पे, तो साल के अंदर करीब 12 जितने टाइफून जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं इस साउथ वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर। फिर आपका साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी पैसिफिक सागर। दक्षिणी पैसिफिक सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके सोसाइटी आइलैंड जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट के ऊपर है, वहाँ पे दिसंबर से अप्रैल के बीच में इनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है और आपके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। फिर आपके आते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन, उत्तरी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर के अंदर आपका पता ही है आपको, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में ये चक्रवात आते हैं। फिर है आपका इसके अंदर साउथ इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर अगर हम बात करें तो रियूनियन, मेडागास्कर, मॉरिशियस जो आइलैंड्स हैं, द्वीप जो है, वहां पे इनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है नवंबर से अप्रैल माह के बीच में। इनका हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर बात करें, यानी कि पर्यावरणीय क्या प्रभाव होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के, तो ये काफी ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं। नेचुरल हैजार्ड की दृष्टि से देखा जाए, कुदरती प्रकोप की दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार की जब चक्रवात आते हैं तो जान माल की जो हानि है वो काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलती है। दरियाई किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बंदरगाह होते हैं उनका विनाश हो जाता है। अगर उस टाइम पे कोई नावे, शिप्स वगैरह वहाँ पे हैं तो उनका भी विनाश हो जाता है। पावर सप्लाई का भी विनाश हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा की जो स्थिति है उन सब का भी विनाश हमें देखने के लिए मिला है। कई सारे ये दे रखे हैं कि आपके जो इंडियन ओशन के अंदर जो आए थे 1731 के अंदर अराउंड कितने लोग मर गए, तो ये ईयर वाइज दे रखा है। ये बहुत ज्यादा आपको इस डेटा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम लेकिन आप ये लोग ये देख लेंगे, ठीक है, कि जापान, खासकर इसका प्रभाव जो है चाइना, जापान यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पार्ट जो है हमारा यहीं पे खत्म होता है। दिस इज अवर लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 3। आगे हम जो शुरू करेंगे वो यूनिट 4 लास्ट हमारा जो बचता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और इससे ये वाला जो यूनिट 3 है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है वो मैं आपके गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगी, तो पॉजिटिवली आप सब लोग उसके ऊपर रिप्लाई करते रहें और अपने जो भी कहते हैं असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर अपलोड करते रहें, ठीक है, क्योंकि आपके असाइनमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।